हेलो डियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले मैं विनय कुमार आप लोगों को एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे शब्द शब्द क्या होता है और शब्द के भेद पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा गया शब्द का परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द में आपका हो गया जैसे क, जोड़ जोड़, म, जर, ला, इस तरह से आपका कमल हो जाता है। ये प्लस को आप लोग धन भी बोल सकते हैं, क धन, म धन, ला, इस तरह से यह आपका कमल हो जाता है। ठीक है। और राम में आ जोड़िएगा और म जोड़िएगा, इस तरह से आपका राम शब्द बनेगा। फिर यहाँ है हर्ष ई प्लस तालव्य सो प्लस ओ, ये मिलके आपका शिव बन जाएगा। तो इसमें कहा जाता है कि शब्द को आप पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शब्द को आप पद भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको लिखा गया है कि राम आम खाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ राम आम खाता, ये सब सारे क्या है? पद है। लेकिन कहा गया है इस वाक्य में अगर हम ऐसे कह दें आम है राम खाता है, इसको आप पद नहीं कह सकते हैं बल्कि आप इसको क्या कर सकते हैं? शब्द कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग समझ में आ गया कि अगर शब्द को हम लोग वाक्य में अगर सही से प्रयोग करेंगे तो वह क्या कहलाएंगे? वह सारे शब्द पद कहलाएंगे। अगर शब्द में अगर वाक्य में अगर सही से उसको आप प्रयोग नहीं करते हैं, अगर उसका सही वाक्य में उसका सही अर्थ नहीं देता है तो वह शब्द होगा। जैसे यहाँ आम है राम खाता है, इससे कोई वाक्य नहीं बन रहा है, तो इसको आप शब्द कहिए। लेकिन अगर कहते हैं यहाँ राम आम खाता है तो यह आपका क्या हो जाएगा? यहाँ शब्द नहीं, यह पद हो जाएगा। जिसका कोई उद्देश्य हो उसी को आप लोग क्या कर सकते हैं? उसी को आप पद कर सकते हैं। अर्थात वह सेंटेंस का, उस वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए, पूरा पूरा वह अगर अर्थ दे तो वह पद हो जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। चलिए हम लोग अब देखते हैं शब्द का जो वर्गीकरण किया गया है वह 4 प्रकार से किया गया है। तो पहला आपका आता है अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका आता है रचना के आधार पर, और तीसरा आपका आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा आता है रूपांतरण के आधार पर। चलिए इसको, इन चारों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। चलिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एगो कहते हैं सार्थक, एगो कहते हैं निरर्थक। सार्थक वैसे शब्द होते हैं जिसके कुछ अपने अर्थ होते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सार्थक कहते हैं। जैसे उदाहरण पर माता पिता विद्यालय इत्यादि। और निरर्थक को देख लेते हैं, वैसा शब्द जिनका अपना कुछ अर्थ नहीं हो या जिसका कोई अपना अर्थ नहीं हो, उसको क्या कह सकते हैं? निरर्थक कह सकते हैं। जैसे उदाहरण में आपको दिख रहा होगा, यहाँ कह रहा है कि चाय वाय पिलाओ। तो चाय एक क्या है? सार्थक है। वाय की जबकि कोई अर्थ नहीं देता है, तो चाय वाय क्या हो गया? आपका निरर्थक हो गया, जबकि चाय आपका क्या हो गया? सार्थक हो गया। चलिए हम लोग दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ये आपका कह रहा है लोटा ओटा लाओ। तो लोटा एक वर्ड है, शब्द है, जबकि ओटा क्या? आपका कोई शब्द नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग निरर्थक, अर्थात मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे आपके शब्द के 3 भेद होते हैं। एक को कहते हैं रूढ़, दूसरा कहते हैं यौगिक, और तीसरे को कहते हैं योग रूढ़। क्या कहेंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने पर यह कोई अर्थ नहीं देगा, इसको क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। यौगिक का मतलब होता है, यौगिक वैसे शब्द को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने पर क्या दे? अर्थ देगा, उसको क्या कहिएगा? यौगिक कहिएगा। तो रूढ़ में आप देख रहे होंगे राज और जो, राज रा का मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, और जो का भी कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब दोनों जो है ना कोई अर्थ नहीं दे रहा। और दूसरा देख लेते हैं सागर। सागर में भी सा और गा, गर जो है ना, कोई सा भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है, गर भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है।
सागर शब्द तो बना है, लेकिन दोनों के खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक, यौगिक वह वैसे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़ा करने पर क्या होगा, इससे अर्थ निकलेगा, इससे क्या होगा, अर्थ निकलेगा, इसे आप यौगिक कह सकते हैं। जैसे आपका हो गया विद्यालय, विद्या जोड़ालय बराबर विद्यालय हो गया, हिम जोड़ालय बराबर हिमालय हो गया, शिव जोड़ालय बराबर शिवालय, ये सब शब्द यौगिक कहलाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं शब्द के तीसरे भेद को। कहा गया है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोलिएगा, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन, तो आपका क में आ जाता है तत्सम, आपका ख में आ जाता है तद्भव, और आपका ग में आ जाता है देशज, और आपका घ में आ जाता है विदेशज। तत्सम का मतलब होता है कि हिंदी में प्रयुक्त, क्या बोलिएगा, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को आप क्या कह सकते हैं, तत्सम कह सकते हैं। इसे जो है ना भाषा के ये जो होते हैं शब्द मूल शब्द होते हैं, क्या कह सकते हैं, यह संस्कृत भाषा के ये मूल शब्द होते हैं, जिसको हम लोग मूल धातु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे अग्नि हो जाता है, ये सब संस्कृत के शब्द होते हैं, अग्नि, क्षेत्र, वृक्ष, मयूर इत्यादि। इनका जो रूप में अर्थात कह सकते हैं जो संस्कृत में शब्द है उसको हिंदी में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के रूप में लिखा जाएगा, उसी रूप में लिखा जाएगा, संस्कृत के उसी शब्द में लिखा जाएगा हिंदी में भी, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, तत्सम कह सकते हैं। और तद्भव क्या होता है, यह संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन इसको अगर हिंदी में प्रयुक्त करेंगे तो उसका रूप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसका परिभाषा कर सकते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कर सकते हैं आप, तद्भव कर सकते हैं। जैसे यहाँ तत्सम में क्षेत्र होता है या संस्कृत के शब्द है, इसको हिंदी में जो प्रयुक्त होता है या खेत हो जाता है। इसी प्रकार क्षीर जो है यह संस्कृत का शब्द है, जब हिंदी में इसको प्रयुक्त करेंगे तो यह खीर हो जाएगा। अग्नि है यह संस्कृत का शब्द है, जब हिंदी में इसको प्रयुक्त करेंगे तो आग हो जाएगा। यहाँ दुग्ध है, यह दुग्धम कह सकते हैं या दुग्ध कह सकते हैं, जब इसको हिंदी में हम लोग बदलेंगे तो यह दूध हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो संस्कृत के मूल शब्द होंगे उसे तत्सम कहेंगे, और संस्कृत से जो बिगड़ा वह रूप होगा उसको हम लोग जब हिंदी में प्रयुक्त करेंगे तो वह तद्भव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके भेद को, चौथे भेद को। चलिए हम लोग उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर इसका गौ देखते हैं, अर्थात देशज। देशज का मतलब होता है देश की बोलचाल की भाषा को आप देशज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देश की बोलचाल की भाषा को देशज कर सकते हैं, या वह देश की भाषा से उत्पन्न शब्द, क्या कर सकते हैं, या वह देश की भाषा से उत्पन्न शब्द को आप क्या कर सकते हैं, जो अपने देश की बोलचाल की भाषा है उसको आप देशज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका चिड़िया हो गया, जूता हो गया, तेंदुआ हो गया, पगड़ी हो गया, ठीक है, यह अपने देश की भाषा से उत्पन्न यह शब्द है, इसीलिए हम इसको देशज कर सकते हैं। चलिए हम लोग विदेशज समझते हैं। विदेशज का मतलब होता है वैसे शब्द जो कि दूसरे देश से आकर हमारे हिंदी भाषा में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, और इसको हम लोग उपयोग में ला लेते हैं, उसी को हम लोग विदेशज कर सकते हैं। जैसे आपका आ जाता है स्कूटर, टेबल, लैंप, टिकट। इस तरह से बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, आज हम लोग उसको हिंदी में क्या करते हैं, बोलचाल में प्रयोग में करते हैं, उसी को हम लोग विदेशज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसके चौथे भेद को समझते हैं। चलिए हम लोग अब सीखते हैं रूपांतरण के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक कहते हैं विकारी और दूसरे को कहते हैं अविकारी। विकारी वैसे शब्द होते हैं या वे शब्द कह सकते हैं जो पुरुष लिंग वचन के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं बदलता है, इसे आप विकारी शब्द कह सकते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अविकारी वैसे शब्द होते हैं जो कि पुरुष वचन लिंग के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, या तो उसको आप अव्यय कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अविकारी शब्द होता है। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब होता है नहीं,
अगर वह लग जाए किसी शब्द में तो उसका मतलब नहीं अर्थ दे, जैसे अशोक, असत्य, अधर्म, ठीक ना। इस तरह से हमने शब्द के यह भेद सीखे और उनके उदाहरण सहित हमने पढ़ा, ठीक ना। तो जब वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जो भी हम वीडियो बनाएं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।